हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह की क्लास आपको पॉलिटी वाली करंट अफेयर्स वाली क्लास थोड़ा सा लेट से मिली होगी, सुबह नहीं हो पाई थी, तो अभी दोपहर में हो गई है 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो आज आपकी होगी पॉलिटी की क्लास 11वीं। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में। और ये जो क्लासेस चल रही हैं वो यूपीएसआई परीक्षा को टारगेट करते हुए चल रही हैं। जो भी क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 20 क्वेश्चन आना संविधान से, तो वहां से सारे के सारे क्वेश्चन आपको टच कराने के लिए मैं ये संविधान पढ़ा रहा हूं। तो लेक्चर 10 में हमने नागरिकता को शुरू किया था, अनुच्छेद 5, 6 और 7 हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे अनुच्छेद 8 को, अनुच्छेद 9 को, अनुच्छेद 10 को और अनुच्छेद 11 को। तो उसको हमने नाम दिया था नागरिकता पार्ट 1। आज हम नागरिकता का जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ेंगे और इसको नाम हमने दिया नागरिकता पार्ट 2। पिछले में हमने क्या पढ़ा था? हमने अनुच्छेद 5 को पढ़ा था कि अनुच्छेद 5 में हमने ये पढ़ा था अधिवास के द्वारा नागरिकता। जब भारतीय देश आज़ाद हुआ है तो जिस दिन संविधान लागू हुआ है उसके बाद नागरिकता का चैलेंज आया था। तो हमने अनुच्छेद 5 में ये पढ़ा कि जो कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मा होगा उसको स्वतः भारत की नागरिकता मिल गई आज़ादी के समय, या उसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में से कोई भी यहाँ जन्मा था तो भी उसको नागरिकता मिल गई, या वह पिछले 5 वर्ष से संविधान जिस दिन लागू हुआ उसके लागू होने के पहले से 5 वर्ष से भारत में रह रहा था तो उसको नागरिकता मिल गई। इसको कहते हैं अधिवास के द्वारा नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 में दिया गया। फिर पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रबंध किसमें किया गया? अनुच्छेद 6 में। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रह रहे थे और भारत वापस आना चाहते थे जब बंटवारा हुआ तो उनके लिए नागरिकता का प्रोविजन किया गया अनुच्छेद 6 में। फिर 7 में ऐसे व्यक्तियों के लिए किया गया था जो बंटवारे के समय चले गए पाकिस्तान, लेकिन 2-4 महीना 2-4 साल रहने के बाद उनका मन वहां नहीं लगा, खटक रहा था, मन तो भारत में लगा हुआ था, तो वो भारत वापस आना चाहते थे। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 7 बनाया गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 8 में। ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन हैं वो भारतीय मूल के, उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था तो उनको भारतीय मूल कहेंगे। ठीक है, तो हैं वो भारतीय मूल के लेकिन रह रहे हैं विदेशों में, उनकी नागरिकता का जो प्रबंध किया गया है वो अनुच्छेद 8 में किया गया कि अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, जो भारतीय मूल के हैं और विदेशों में रह रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था किसमें दी गई है? अनुच्छेद 8 में दी गई है। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि इसमें व्यक्तियों के नागरिकता का उपबंध किया गया है। इसमें ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता का उपबंध किया गया है। ठीक है, इसमें ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध किया गया जो संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक तो नहीं थे किंतु भारतीय मूल के थे। तो अनुच्छेद 8 में ऐसे व्यक्तियों की चर्चा की गई है जो संविधान जब लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो वो उस समय तो भारत के नागरिक नहीं थे लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। मान लीजिए वो विदेश में उस समय रह रहे थे 1950 में और उनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे लेकिन उनकी नागरिकता कनाडा की थी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया अनुच्छेद 8 में। तो अनुच्छेद 8 कहता क्या है ये देखिए, इसमें ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता का उपबंध किया गया जो संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक तो नहीं थे किंतु वो भारतीय मूल के थे। इसके अंतर्गत अब इसमें देखिए क्या है, जैसे सवाल पूछ सकता है कि कोई माँ बाप जो हैं वो भारतीय हैं, किसी के माता या पिता में से कोई एक भारतीय है लेकिन उसको कोई बच्चा होता है वो मान लीजिए कनाडा में होता है, तो भारत का नागरिक बन पाएगा कि नहीं? तो जरूर बन पाएगा। उसी के लिए व्यवस्था दी गई अनुच्छेद 8 में। इसी के अंतर्गत कहा गया है यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, ठीक है, मान लीजिए उस समय ट्रेवलिंग पे थे तो विदेश में किसी बच्चे का जन्म होता है तथा उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, ठीक है, तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो विदेश स्थित भारतीय दूतावास में आवेदन देने पे बच्चे को भारत का नागरिक पंजीकृत कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई भारतीय महिला है, जैसे सानिया मिर्जा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए सानिया मिर्जा है। इन्होंने किससे शादी किया हुआ है? पाकिस्तान से शादी किया हुआ, पाकिस्तान के शोएब मलिक से। ठीक है, और सानिया मिर्जा को मान लीजिए कोई लड़का होता है या लड़की होती है और वो पैदा कहाँ होती है? पाकिस्तान में पैदा होती है। ठीक है, तो क्या वह भारत की नागरिकता पाएगी? बिल्कुल पाएगी।
कैसे पाएगी? चूंकि अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि कोई बच्चा विदेश में पैदा हो रहा, तो मान लीजिए सानिया मिर्जा का बच्चा विदेश में पैदा हो रहा, पाकिस्तान में पैदा हो रहा, ठीक है, और उस बच्चे को नागरिकता देनी है, तो अनुच्छेद 8 यही कहता है कि उस बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो उसमें सानिया मिर्जा क्या है? भारतीय नागरिक हैं, उनकी नागरिकता है भारत में। तो सानिया मिर्जा भारतीय नागरिक हैं, पिता उनके पाकिस्तान के हैं, बच्चा पैदा होता पाकिस्तान में, लेकिन यदि उसी समय सानिया मिर्जा जाती हैं पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास में और वहाँ पे आवेदन देती है कि हमारे बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाए, तो बिना किसी भेदभाव के तुरंत उसको वहाँ भारत का नागरिक पंजीकृत कर दिया जाएगा और उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो समझ में आ गया होगा ये अनुच्छेद 8 आपको, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी एक भारत का नागरिक है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई हॉलीवुड की महिला है, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने शादी कर लिया किसी अमेरिका के जो हैं, नाम नहीं याद आ रहा उनका, उनसे शादी कर लिया, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा को अगर कोई बेबी होता है और वो पैदा होता अमेरिका में, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? हाँ मिलेगी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को भारत की नागरिकता मिली हुई है। तो ये अनुच्छेद 8 यही कहता है कि माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, तो चूंकि प्रियंका चोपड़ा भारत के नागरिक हैं, भले ही उनके हस्बैंड भारत के नागरिक नहीं हैं और वो बच्चा पैदा होता अमेरिका में, तो वो अमेरिका स्थित जो भारतीय दूतावास है विदेश में, वहाँ पे जाएंगे, आवेदन देंगे और बच्चा उनका भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 8 यही प्रोविजन करता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता विद इन सेकेंड तुरंत समाप्त मान ली जाएगी, तुरंत। जैसे अक्षय कुमार जी ने कौन सी नागरिकता हासिल की है? तो अक्षय कुमार आप सबको पता होना चाहिए कहाँ के नागरिक हैं, कनाडा के नागरिक हैं, लेकिन देशभक्ति पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, ठीक है। तो अक्षय कुमार जी नागरिक हैं कनाडा के। जिस दिन इन्होंने कनाडा की नागरिकता ली है, उसी दिन से स्वतः इनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। तो यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जाके किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो विद इन सेकंड, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी तामझाम के, उनको उसी दिन से भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे मैं हूं, मैं जाता हूं, ले लेता हूं नागरिकता मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ग्रहण करूंगा, विद इन सेकंड मेरी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है ये बात? तो भारतीय नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि आप विदेश स्थित दूतावास में जाके अपनी नागरिकता हासिल करते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 10 जो चर्चा करता है, वो किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि से ही छीना जा सकता है। तो अनुच्छेद 10 में इस बात की चर्चा की गई है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 में यही चर्चा की गई है किसी व्यक्ति की नागरिकता, मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है, तो उसकी नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जाती है। तो किसी भारतीय व्यक्ति की जो नागरिकता समाप्त की जा सकती है, वो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत समाप्त की जा सकती है, और किसके द्वारा? तो बनाई गई विधि से ही छीना जा सकता है। किसी नागरिक की जो नागरिकता होगी, किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का जो अधिकार है, नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि से ही छीना जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य विधि से नहीं छीना जा सकता है। तो अनुच्छेद जो 10 है वो नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। इसको याद करने का तरीका 10 से 10 भैया अब हो गया बस, मतलब नागरिकता आपकी समाप्त, ठीक है। तो 10 से 10 भैया हो गया बहुत बस, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 यही कहता है कि आपकी नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। तो अनुच्छेद 10 में चर्चा की गई नागरिकता की समाप्ति के बारे में, और इसमें यही कहा गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता जो है वो संसद के द्वारा बनाई गई विधि से ही समाप्त की जा सकती है, किसी अन्य विधि से नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति व अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति संसद को ही। कभी आपसे अगर सवाल पूछे कि नागरिकता के अर्जन में, कोई अर्जन मतलब हासिल करने में, नागरिकता को हासिल करने में अगर कोई परिवर्तन करना है, नागरिकता को समाप्ति करने की विधि में कोई परिवर्तन करना है, या किसी अन्य उपबंध में, जैसे पहले ये था कि 10 साल तक भारत में रहेंगे तो नागरिक माना जाएगा, अभी आ गया CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
पास हो चुका, आप सबको पता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम पास हो गया 2019। उसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे CAA के बारे में, ठीक है। उससे किस किस संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा, बाकी जितनी भी चीजें हैं, डाउट हैं आपकी CAA के बारे में जो 2019 में आया, जिसका शाहीन बाग में विरोध हो रहा था, तो उसके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है। तो CAA के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हम अभी 8, 9, 10 और 11 इन्हीं अनुच्छेदों पर ही चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 11 में फ्रेंड्स यही कहा गया है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति व अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की जो पूर्ण शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई। मतलब अगर आपको किसी नागरिकता की प्राप्ति के नियम में परिवर्तन करना है, किसी व्यक्ति नागरिकता की समाप्ति करने वाले नियम में परिवर्तन करना है, तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स क्लियर। तो इसीलिए जो बिल लाया गया है तो वो कहाँ से लाया गया है? संसद से लाया गया है, ठीक है। चूंकि परिवर्तन का अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया। तो हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आगे पढ़ेंगे, अभी एक बार रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 8 में फ्रेंड्स ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में कहा गया है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो भारतीय मूल के थे, विदेशों में रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय मूल के थे। और इसी के अंतर्गत यह कहा गया है, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है कि जिनका कोई बच्चा विदेश में पैदा होता है और उस बच्चे के माँ और बाप में से कोई एक भारत का नागरिक होता है, तो जो उसको नागरिकता दी जाएगी वो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत दी जाएगी। हमने आपको एग्जाम्पल शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का दे दिया। सानिया मिर्जा की शादी भारत में हुई है और उनके हस्बैंड जो शोएब मलिक हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, उनको नागरिकता वहाँ की मिली है। अगर अब सानिया मिर्जा को कोई लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है और पैदा होती है कहाँ? पाकिस्तान में, मतलब विदेश में पैदा होती है, तो वो क्या भारत की नागरिक बनेगा या बनेगी? हाँ बनेगा। कैसे बनेगा? चूंकि सानिया मिर्जा को भारत की नागरिकता मिली हुई है, तो माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। तो सानिया मिर्जा भारतीय हैं और वो पाकिस्तान से विदेश दूतावास में जाएंगे कि हमारा बच्चा पाकिस्तान पैदा हुआ, इसको भारत का नागरिक माना जाए, तो भारत का नागरिक उसको पंजीकृत कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 8 में हमने इसकी चर्चा की। 9 में यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब इसको याद करने का तरीका, अनुच्छेद 9 N फॉर 9, N फॉर नो नागरिकता, ठीक है, N फॉर 9, N फॉर नो नागरिकता। अगर आप किसी देश की नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता नो, मतलब स्वतः समाप्त। तो जैसे मैंने आपको अनुसूची 9 याद कराया था कि N फॉर 9 एंड N फॉर नो, वहां पे था कि नो कोड संविधान, मतलब कि अगर भूमि सुधार से संबंधित कोई विषय है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस तरीके से मैंने अनुसूची 9 याद कराया था, उसी सेम तरीके से आप याद करिए अनुच्छेद 9। तो N से होता 9 और N से होता नो, मतलब आपने अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता नो भैया नो, मतलब छीन ली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो स्वतः आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। 10 क्या कहता है? 10 ये कहता है दा से 10 और दा से बस, बा से बस, ठीक है। तो 10 बस मतलब कैसे याद करना है कि किसी नागरिक की जो नागरिकता का अधिकार है वो कैसे समाप्त किया जा सकता है? बस और बस केवल संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो किसी भारत की नागरिकता किसके द्वारा छीनी जा सकती है? संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा ही छीनी जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य विधि से भारत के किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। केवल संसद के द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर ही नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो 10 में समाप्ति के बारे में दिया नागरिकता के, 9 में ऐसे व्यक्तियों की समाप्ति के बारे में दिया जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो N फॉर 9, N फॉर नो, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति व अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति किसको दी गई है? केवल और केवल संसद को दी गई है। तो फ्रेंड्स हमने भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा किया। अनुच्छेद 5 पढ़ा, अनुच्छेद 6 पढ़ा, अनुच्छेद 7 पढ़ा, अनुच्छेद 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अनुच्छेद 5 से 11 रट गया होगा। 5 में हमने अधिवास के द्वारा नागरिकता बताई थी। 3 में से कोई एक कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। या तो आप भारत में जन्मे हो, या तो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो। कब? आज़ादी के समय, ठीक है। या
जब संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से आप रह रहे थे भारत में, तो आज़ादी के बाद आपको भारत का नागरिक बना दिया गया। दूसरा, पाकिस्तान से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनकी नागरिकता की चर्चा की गई है अनुच्छेद 6 में। साथ में ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की चर्चा की गई है जो बंटवारे के समय भारत से चले गए पाकिस्तान, लेकिन 2 साल नहीं थे और उनका मन लग रहा था भारत में, ठीक है, तो प्यार मोहब्बत था भारत में, भारत के लोगों से लगाव था, तो वो वापस आना चाहते थे भारत में। तो ऐसे व्यक्ति जो बंटवारे के समय चले गए पाकिस्तान लेकिन दोबारा भारत आना चाहते थे यहाँ स्थायी रूप से, उनकी नागरिकता दी गई अनुच्छेद 7 में। 8 में विदेशी लोगों की नागरिकता दी गई है जो भारतीय मूल के हैं। 9 में ये कहा गया कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 में कहा गया कि आपकी नागरिकता केवल संसद के द्वारा बनाई गई विधि से ही समाप्त की जा सकती है, इसके अलावा अन्य किसी विधि से नहीं। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के अर्जन में, समाप्ति में या उसके अन्य किसी उपबंध में जो परिवर्तन कर सकता है, ये शक्ति केवल और केवल संसद को दी गई है। तो फ्रेंड्स, 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक हमने पढ़ लिया, भाग 2 नागरिकता समाप्त। लेकिन अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नागरिकता कितने प्रकार से हासिल की जा सकती है और नागरिकता कितनी प्रकार से छीनी जा सकती है। और सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो 2019 में सबसे चर्चित था कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसके बारे में चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही विनम्र अपील आपसे है कि पूरा लेक्चर आप देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां दिया गया है यूपीएसआई पॉलिटी का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा वीडियो, वहाँ लेक्चर 1 से लेके आज तक जितना मैंने पढ़ाया सब सीक्वेंस है, लेक्चर 1, 2, 3, 4 अप टू 11 तक वहाँ दिया गया है। और अगर आप करंट अफेयर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली करंट अफेयर्स का दिया गया है प्लेलिस्ट, उसको ओपन करिए। पूरा नवंबर का वहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिसंबर का मिल जाएगा, और जनवरी शुरू हुई है तो 1 जनवरी की भी करंट अफेयर वहाँ आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ आपसे एक निवेदन और है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएँ, चूँकि मैं पूरी पॉलिटी फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। धन्यवाद।